छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव जंगल में चल रहे खनन को लेकर के जो विवाद है। मेरे प्यारे जो छत्तीसगढ़ के साथी हैं, छत्तीसगढ़ के जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे तमाम सोशल मीडिया पर, मेरे टेलीग्राम पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर पर, सब जगह मुझे मैसेज लिख करके कई जगह टैग किया है कि सर कृपया करके आप हसदेव जंगल के ऊपर इस चीज को उठाएं। मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मुद्दे को आपकी आवाज के रूप में बनकर उठा सकूं। मैं अपने सभी अन्य साथियों से इस मुद्दे के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, आप इसे जरूर सुनेगा साहब। हसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित वो जगह है जहां पर हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने जंगल काटने का आदेश दिया है। जंगल काटने का आदेश क्यों दिया, तो इसके पीछे का आंसर है कि उस जंगल के नीचे कोयले की खदान है, यानी कि जहां पेड़ उगे हुए हैं उसके नीचे जमीन के अंदर कोयला है। उस कोयले की चाहत में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, माफी चाहूंगा यहां पर मुझे पार्टी स्पेसिफाई करनी पड़ रही है, इसके पीछे का कारण भी मैं स्पष्ट करूंगा ताकि आपको यह बात समझने में कोई ऐतराज ना हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को, अब हमारा राजस्थान भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, राजस्थान में इन दिनों विद्युत संकट चल रहा है और राजस्थान के अंदर जो विद्युत की आपूर्ति करने वाली एजेंसी है, राजस्थान राज्य विद्युत आपूर्ति निगम जो है हमारा, उसको टेंडर दिया है कि वो छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल से पेड़ काटकर वहां से कोयले निकाल ले और कोयले निकालकर अपने पावर प्लांट चला के आप सबके घर में, मेरे घर में यह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सके। जो मेरे घर में इस समय लाइट जल रही है उसकी कीमत हसदेव का जंगल चुका रहा है। सीधे शब्दों में तो यह है जी, आप जिस मोबाइल में इस समय बैठ करके ये सेशन सुन रहे हैं, उस सेशन के अंदर जो बिजली है वो ये जंगल चुका रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है कि विकास जब होता है, हालांकि विकास बहुत पहले हो गया था, क्लास में बैठा हुआ है, हमारी टीम मेंबर का नाम भी है, लेकिन जब विकास होता है तो विकास अपने साथ में पर्यावरण का बहुत बुरा नुकसान करता है और वो पर्यावरण के नुकसान के रूप में आज आप इस सेशन को देखने वाले हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो ये आपको एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त तरीके से बायोडायवर्सिटी के रूप में समझना चाहिए। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये अपने आप में एक टर्म है, जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो इस टर्म की चर्चा होती है, उस विषय में भी आपको समझना चाहिए। तो पहला, हसदेव अरण्य वन कहां पर है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित वन है। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, हुआ क्या, मैंने इस विषय के अंदर पार्टी का नाम क्यों लिया, मैं आपको वो भी बताता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस के इस समय ऑलमोस्ट मुखिया राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने खुद इस विषय पर अपनी संवेदना और चिंता व्यक्त की है। इस कारण से मैंने पार्टी का नाम लिया, अदरवाइज मैं आपको इसे मतलब एक प्रकार से बिना पार्टी के भी इस विषय की चर्चा कर सकता था। राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं इस बात से खुद व्यथित हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान को माइनिंग करने के लिए पीईकेबी वो क्षेत्र है हसदेव ये जंगल के अंदर जहां पर की जंगल काटने की इजाजत दी है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, आप फिर से इस बात को समझने के बाद में थोड़े से चिंतित होंगे, लेकिन फिर भी हो जाइए, कोई बात नहीं। मेरा काम है कि मैं आपको सारी जानकारी ढंग से ही दूं। आपको पता है यहां से जंगल काटने के बाद जो कोयला निकालेगा उस कंपनी का नाम क्या है? बस आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, उस कंपनी का नाम अडानी है। फिर से याद दिलाऊं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, कोयला निकाल रहा है अडानी। कुल मिलाकर बात समझदारों को समझ में आनी चाहिए। अडानी अंबानी का नाम लेते ही आपको लगता है कि कोई सरकार विरोधी है, कोई सरकार समर्थित है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि व्यापारी को व्यापार करना है, राजनेता को राजनीति करनी है। मास्टर जी को ज्ञान देना है, दे रहे हैं। आगे सुनिए। तो मुद्दा यह है जनाब कि हसदेव प्रोटेस्ट जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, इसको लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत संवेदनशील बयान दिया है और संवेदनशील बयान में उन्होंने कहा है कि यह कहीं कुछ हद तक जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड का मतलब है कि इस विवाद के अंदर जो छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं इनसे कुछ हद तक समर्थन रखता हूं, मैं इनसे मानता हूं कि हाँ ये जस्टिफाइड है, सही हो रहे हैं।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी ने इस प्रकार की बात कही कि मैं ये नहीं कहता कि आई एम नॉट एग्री विद दिस, हसदेव अरण्य फॉरेस्ट के अंदर जो विवाद हो रहे हैं। साथियों, असल में क्या है कि इस समय पर 4 से लेकर 13 अक्टूबर 2021 में भी जो आपका छत्तीसगढ़ है, वहां की सरगुजा जिले से रायपुर के बीच में भी पैदल यात्रा हुई थी, जिसमें सबका यह कहना था कि हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन चलाया गया था। असल में क्या है कि अगर यह जंगल कटता है तो इसके अंदर कोयले को तो निकाल लिया जाएगा, लेकिन जंगल के कटने से जो पेड़ हटेंगे, साथ में इन क्षेत्रों के अंदर रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको भी इस जगह से हटाया जाएगा। इस वजह से ये जो पद यात्रा है या फिर लोगों के द्वारा इन जंगल को हटाए जाने के विरोध में जो किया जा रहा विरोध है, वो काफी ज्यादा इस समय सुर्खियों में आ चुका है। देश भर के अंदर हसदेव बचाओ यानी सेव हसदेव के नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर इस प्रकार के प्रोटेस्ट करते हुए लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नो गो एरिया में भी घोषित करने की इसको मांग की जा रही है। अब आपको यहां पर एक तथ्यात्मक जानकारी मैं देता हूं। इस जंगल के अंदर बड़ी मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि अगर जंगल की कटाई होती है तो जंगल की कटाई होने से यहां पर बड़ी मात्रा में जो हाथी रहते हैं वो हाथी यहां से निकलकर दूसरे स्थानों में पहुंच जाएंगे, जिससे कि मैन वर्सेस एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। माइंस खुली अगर रह गई तो मानव हाथी द्वंद इतना बढ़ेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी तथ्यात्मक जानकारी और देता हूं। इस समय पर इन जंगलों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। जंगल बचाने के लिए 75 दिनों से लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। लोग जंगल बचाने के लिए धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं थोड़ी और तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। हसदेव बचाओ जो फॉरेस्ट है, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा, सूजापुर, सरगुजा इन 3 जिलों के अंदर पड़ता है। यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के मुताबिक ये पूरा एरिया जो है ये जंगल के लिए एकदम बचा हुआ एरिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह क्षेत्र जो है ये लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ प्रिस्टीन साल या टीक फॉरेस्ट के लिए जानी जाती है। मतलब यह है ये जंगल जो है ये हसदेव जंगल असल में सबसे बड़े जंगल के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है इस सेंट्रल इंडिया वाले क्षेत्र में। हसदेव एक नदी का नाम है जो महानदी की सहायक नदी है। तो हसदेव नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है, उसके जो बेसिन वाला क्षेत्र है उसमें पाया जाने वाला यह जंगल है जिसको लेकर के यह बात हो रही है। अब मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। ये जो हसदेव अरंड कोल फील्ड है ये 1880 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आप जरा इस क्षेत्र को देखें, एक बार के लिए अंदाजा लगाएं कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। 1880 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंडर में 23 कोयले के ब्लॉक शामिल हैं। साथियों, यहां पर जो कहा जा रहा है, जिस क्षेत्र के अंदर वर्तमान में कटने की बात हो रही है, दैट इज परसा ईट एंड कैंटे बसन PEKB कोल फील्ड है, जो इस समय सुर्खियों में है, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा को अलॉट किया गया है। और अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो यहां पर इस जगह का माइनिंग करने का काम करने वाला है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको यह तथ्यात्मक जानकारी समझ में आ गई हो। यह इस प्रकार से हसदेव अरंड कोल फील्ड है, हसदेव नदी है, महानदी की सहायक नदी के रूप में आप इसे जानते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि यहां पर क्या चीज है और किस प्रकार से यह वर्तमान में सुर्खियों में आ रही है। अब आप पूछेंगे कि सर इसका कोई समाधान है क्या? समाधान होता तो सरकारें कर ली होती। देखिए, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। प्रकृति के अंदर विकास के नाम पर जब पेड़ों की कटाई होती है तो निश्चित ही आपको और हमको दर्द होता है। इस बात का दर्द होता है कि हम लोग फिर जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब पेड़ों को बचाने के प्रयास में अगर हमारी बिजली कटौती होती है, जब हमारे घर की लाइट चली जाती है, तो हम सरकार विरोधी नारे और सरकार विरोधी ट्वीट करने में पीछे नहीं हटते। हमें लगता है कि सरकार नकारा है। हमें यह तय करना होगा कि किस प्रकार से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति की जा सके।
सर समाधान क्या है? ज्ञान मत दीजिए, समाधान दीजिए। तो समाधान यह है जनाब कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए। फिर से ज्ञान दे दिया। अरे महाराज सुनिए तो सही, 2022 तक भारत ने पेरिस क्लाइमेट गोल के अंदर कस्में खाई थी कि हम 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन 2022 तक कर लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत अपने उन कमिटमेंट में बहुत पीछे चल रहा है। जहां 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल तरीके से हो जाना चाहिए था, भारत में अभी तक 95 गीगावाट बिजली का उत्पादन ही अपने लक्ष्य पर हो पाया है। मैं आपको जानकारी के रूप में बता दूं कि यदि भारत ने अपने उस 2022 के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया होता तो देश में ना तो बिजली उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती, ना ही इन प्रकार के वनों की कटाई होती, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पेड़ काटकर पैदा नहीं की जाती, वो खुले जंगलों के अंदर सोलर प्लांट लगा करके, विंड प्लांट लगा करके तैयार की जाती है। तो उम्मीद है कि आप सबको रिन्यूएबल एनर्जी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। फिर से आप एक लाइन बोलेंगे, सर अब आप फिर वही बात कर दिए, आज का समाधान क्या है? भैया आज का समाधान भी सामने है कि अगर आज भी युद्ध स्तर पर सोलर प्लांट्स और उसकी जगह पर विंड पावर प्लांट लगाने की तैयारी की जाए, थोड़े दिन की समस्या जरूर रहेगी, लेकिन पेड़ काटने से जो उत्पन्न समस्या होगी उससे तो कम ही समस्या कंसीडर की जाएगी और भारत विद्युत में सक्षम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ पाए। क्लियर है? चलिए, हां, अब एक विद्यार्थी ने लिखा, रामवीर ने, न्यूक्लियर प्लांट क्यों नहीं लगा लेते? वाह, यह समाधान बहुत प्यारा है, अच्छा है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट लगाने की जो अपनी क्रिटिकलिटीज हैं, जैसे जब न्यूक्लियर प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे आज आप पेड़ लगाने का विरोध कर रहे हो, पेड़ काटने का विरोध कर रहे हो, ऐसे ही न्यूक्लियर प्लांट लगाने का विरोध किया जाता है। जनता को न्यूक्लियर प्लांट लगता है कि कल को ये हमारे ऊपर ही फटेगा और फुकुशिमा बनेगा, है ना? तो ऐसी स्थिति में उसका लगाया जाना भी इतना आसान नहीं होता है। सबसे आसान रिन्यूएबल एनर्जी है। जो न्यूक्लियर प्लांट है उनके अंदर स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है और सरकारें प्रयास करती रहती हैं, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।